बीपीएससी 71वां के लिए है और इसका चलते हैं। आज 17 तारीख है और पहला डिस्कशन है, तो शुरू करते हैं। कह 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 24वां कुछ कह रहा 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, कहाँ समापन हुआ था? रायपुर में हुआ था। कहाँ पे? रायपुर में हुआ था 24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता। और कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में किया गया था। दिव्य कला का मेला का आयोजन गुजरात में किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़। हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा था कौन? जोड़ने वाला पहला राज्य बना था। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़ बना था। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? साइबर हमला के दूसरा लक्ष्य देश बना है भारत बना है। ठीक है, इसका राइट आंसर भारत है। फिर कह रहा है कि जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। कौन? पाकिस्तान शामिल हुआ जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से। संतोष ट्रॉफी कौन जीता? पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी जीता। ठीक है। फिर कह रहे हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में रखा था? तब हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश का इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदला गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि 8 जनवरी 2025 की दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इसका इनाहा कैनावारी। इनाहा कैनावारी दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बने इनाहा कैनावारी। इनाहा कैनावारी। फिर कह रहा है कि 2025 में किस राज्य ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो उड़ीसा ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? तो उड़ीसा ने। बेमौसम बारिश, बिना मौसम के बारिश होना, ये आपदा घोषित किया उड़ीसा ने। ठीक है। फिर कह रहा है 1 जनवरी 2025 के किस मंत्रालय ने 2025 के सुधार वर्षों को घोषित किया था? सुधार 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया 2025 में रक्षा मंत्रालय। फिर यहाँ पे कह रहा है कि तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी? तो तेंजिंग यांगी है जो अरुणाचल प्रदेश के। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के पहली महिला IPS अधिकारी बनी है तेंजिंग यांगी। तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश के पहली महिला IPS बनी है। फिर कह रहा है कि 7 जनवरी 2025 के बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई कहाँ पे? तो बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में खोजा गया बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई त्रिपुरा में। फिर चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर कह रहा है कि 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य रूप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो किरण जाधव है जो एयर पिस्टल से प्लेयर हैं। 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं कौन? किरण जाधव। किरण जाधव स्वर्ण पदक जीते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में। भारत पोर्टल का लॉन्च किसने किया था? तो भारत पोर्टल का लॉन्च किया किसने? अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया कौन? अमित शाह। भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया अमित शाह। कह रहा है कि किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया IIT मद्रास। कौन किया? IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया IIT मद्रास ने। कह रहा है 6 जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन कहाँ शुरू किया था? 2025 में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन सिक्किम में किया गया। कहाँ पे? सिक्किम में। फिर कह रहा है कि जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो कौन किया था?
करें कि जनवरी 2025 में दीप विकास एजेंसी की 7वीं बर्थडे की अध्यक्षता किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था 7वीं। दीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक किया था कौन? तो अमित शाह ने किए थे। फिर करा जनवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष पर कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो भारत में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 2 वर्षों में टोटल कितना खर्चा करेगा? $3 बिलियन। $3 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खर्चा करेगा एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, $3 बिलियन। फिर यहाँ पे कह रहे 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया? तो सेना को जानो मेला का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में भारतीय सेना ने कहाँ पे? तो अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया, हैदराबाद में किया है। फिर करें 38वें राष्ट्रीय खेलों के मसाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी दिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के मसाल का क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट। फिर करें कि दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना? तो भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। फिर कह रहा है कि 2025 में कौन घरेलू उड़ानों में इनफ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो इनफ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहले भारतीय एयरलाइन बनी एयर इंडिया। एयर इंडिया है जो घरेलू उड़ानों में इनफ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू किया, एयर इंडिया है। कौन हो जाएगा? एयर इंडिया। कह रहा है कि जनवरी 2025 में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान संभाली? तो जितेंद्र मिश्रा है जो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। कौन? जितेंद्र मिश्रा है जो पश्चिमी वायु कमान संभाली, जितेंद्र मिश्रा। फिर करा 7 जनवरी 2025 को भारत मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन से स्थापना दिवस मनाया था? 78वां। 2025 के मानक ब्यूरो ने कौन से स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कि 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किया था? कैशलेस उपचार योजना शुरू किया कौन? नितिन गडकरी ने किया है। कैशलेस उपचार योजना जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना जो नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया। फिर करें किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया किसने? IIT गुवाहाटी ने। किस IIT कैंसर थेरेपी के लिए? किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्ट हाइड्रोजेल विकसित किया? तो हाइड्रोजेल विकसित किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया, IIT गुवाहाटी, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। करें वित्त वर्ष 2024 में भारत में कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया? तो 29%। 2024 में भारत में कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया? 29% का। जनवरी 2025 में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बी नारायण। जनवरी 2025 में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसरो के नया बी नारायण है, ठीक है। इसरो के नया अध्यक्ष कौन बने? बी नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। कह जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाच्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाच्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया? कर्नाटका। गरुनाच्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया कौन? कर्नाटका। गरुनाच्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली। जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्य ने कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया, योगी आदित्य ने कुंभवाणी। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 की सहायता देगी? तेलंगाना। तो रायथू भरोसा योजना के तहत किस राज्य की सरकार ने किसानों को हर वर्ष प्रति
हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 बढ़ाया है। कौन बढ़ाया? तेलंगाना ने। राइतु भरोसा योजना के तहत तेलंगाना की गवर्नमेंट ने 10,000, 1 एकड़ में 10,000 की जगह 12,000 की सहायता देगी। कौन? तेलंगाना की गवर्नमेंट। फिर करा कि 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया है? तो 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया इक्वाडोर में। कहाँ पे? 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 7 प्रांत और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल घोषणा किया है? कहाँ पे? इक्वाडोर में किया गया। कहाँ पे? इक्वाडोर में। 7 प्रांत और 3 नगर पालिका में, ठीक है, इक्वाडोर में। कह 7 जनवरी 2025 के किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता? तो अनाहत सिंह। कह रहा है कि किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब कौन जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता। ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? तो वैश्विक प्रदूषण में कौन सा टॉप पर है? तो हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में टॉप पर हनोई है, ठीक है। फिर कह रहा है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साई परांजपे को दिया गया। किसे? साई परांजपे को। कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो जिम्बाब्वे ने एक मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया। कौन सा देश? जिम्बाब्वे, जो मृत्यु दंड को रोक लगाने के लिए कानून बनाया जिम्बाब्वे। इसका राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे, जो मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए जिम्बाब्वे ने शुरू किया। 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पाल का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने शुरू किया। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पाल का उद्घाटन कौन किया? पंचायत से संसद 2.0 पाल का उद्घाटन ओम बिरला ने किए। कौन किया? ओम बिरला ने। कह रहा है कि 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो बिहार ने। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के 42वें राज्यपाल हैं? बिहार के। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के? बिहार के बने 42वें राज्यपाल। कह रहा है जनवरी 2025 में देश का पहला कोस्टल एंड बेडर वर्ड्स सेंसस की शुरू कहाँ किया गया? तो 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड बेडर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो जामनगर के, गुजरात में। कोस्टल एंड बेडर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? जामनगर के, गुजरात में किया गया। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो गुणोत्सव 2025 कहाँ पे किया है? तो असम में किया है। यह छात्र के प्रदर्शन को आकलन करने के लिए असम की गवर्नमेंट ने गुणोत्सव 2025 शुरू किया। गुणोत्सव 2025, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि जनवरी 2025 में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो इंडोनेशिया बना, ठीक है। ब्रिक्स समूह का सदस्य का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया बना, इंडोनेशिया। कौन सा बैंक है ने हर घर लखपति योजना शुरू किया? तो हर घर लखपति योजना SBI ने शुरू किया। हर घर लखपति योजना कौन शुरू किया? तो SBI ने शुरू किया था हर घर लखपति योजना। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो सावित्री बाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस मनाया कौन से स्टेट ने? तो तेलंगाना ने सावित्री फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। कह रहा किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू किया? तो पार्थ योजना कौन शुरू किया? मध्य प्रदेश। पार्थ योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर कह रहा है कि जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिधू
सिंधु लिपि डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया। तो तमिलनाडु ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम किया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए तमिलनाडु ने 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश में 90 मछुआरों को रिहा किया? तो बांग्लादेश ने 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया? तो बांग्लादेश के मछुआरों को रिहा किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? तो स्विट्जरलैंड ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया। स्विट्जरलैंड ने स्विट्जरलैंड ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 2025 के प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा है कि बाघघराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो बाघघराद का नया जिला बनाया गया हाल ही में गुजरात में। बाघघराद का किस राज्य का नया जिला बनाया गया? गुजरात को नया जिला बनाया गया। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? तो बीमा सखी योजना शुरू किया गया गोवा के द्वारा। बीमा सखी योजना किसके द्वारा? गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो हिमाचल प्रदेश में। पलाश बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला है। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में। पलाश में बिल्ली का फोटोग्राफिक मिला है हिमाचल प्रदेश में। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में। करा कि 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? तो सिप एयर लॉन्च कौन किया? तो सिप्ला कंपनी ने। कौन किया? तो सिप्ला कंपनी ने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया। सिप्ला कंपनी, सिप एयर। अस्थमा के जांच के लिए सिप एयर कौन? सिप्ला कंपनी ने। फिर कह रहा है कि 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? तो 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? नैनीताल में किया गया था। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल। कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? नैनीताल में किया गया था। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज का प्रथम स्थान है? तो जसप्रीत बुमराह के आईसीसी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाज में प्रथम स्थान मिला जसप्रीत बुमराह को। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया को डेवलप किया। ठीक है, आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया। आईआईटी मुंबई है ना, आईआईटी मुंबई। हाँ। फिर कह रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया? तो सड़क सुरक्षा अभियान 2025 शुरू किया, मुंबई में शुरू किया सड़क सुरक्षा अभियान नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, भारत का जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो तमिलनाडु में पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू किया तमिलनाडु में। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस समारोह पर 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? तो भुवनेश्वर में किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण का आयोजित किया गया भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। फिर करा जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया? उत्तराखंड में। महाभारत पर आधारित एक पार्क का विकसित किया कौन? तो उत्तराखंड ने महाभारत पर आधारित एक पार्क का डेवलप किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने।
फिर कह रहा है एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो आयोजित किया गया था एरो इंडिया को बेंगलुरु में। कहाँ पे एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेंगलुरु में किया गया था। फिर कह रहा है जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया, तो धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में। कहाँ पे, धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को पहुंचाया गया। धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में, धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में 40 वर्ष बाद भोपाल गैस त्रासदी को जहरीले कचरे पहुंचाया गया। पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में, पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में। जनवरी 2025 में खेल रत्न अवार्ड से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया था, टोटल 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया। खेल रत्न 2025 मिला है 2025 को खेल रत्न अवार्ड कितने, तो चारों एथलीट को मिला। ठीक है, कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा था, तो 7.93%। भारत में ग्रीन हाउस की उत्सर्जन गैस घटी 7.93%, 7.93%। कह रहे 31वां राष्ट्रीय बाल कांग्रेस विज्ञान कहाँ शुरू किया गया था, तब भोपाल में किया गया। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को शुरू किया गया भोपाल में। बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे शुरू किया गया, भोपाल में शुरू किया गया बाल विज्ञान। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता, तो बांग्लादेश से सीमा नहीं साझा करता कौन कौन से देश, तो बांग्लादेश से सीमा का साझा नहीं करता, तो इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। जो बांग्लादेश से सीमा का साझा नहीं करता नागालैंड। बांग्लादेश से कौन कौन साझा करता है, तो पहला नंबर पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, फिर बाद में हो गया कौन, असम हो गया, असम हो गया, फिर बाद में मेघालय हो गया, मेघालय, फिर बाद में कौन हो गया, त्रिपुरा हो गया, और असम पहला पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, फिर बाद में मिजोरम। कौन है, मिजोरम। तो असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड नहीं करता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो भारत की स्थल ये सीमा टोटल 7 देशों से लगती है। कौन कौन है, 7, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, फिर बाद में नेपाल हो गया, फिर हो गया भूटान हो गया, भूटान हुआ ना, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। भूटान के बाद कौन हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के बाद कौन हो गया, फिर चाइना हो गया, चीन हो गया, फिर बाद में इधर से म्यांमार हो गया, म्यांमार। तो टोटल कितने देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। चाइना और म्यांमार, ये 7 देशों से भारत की बाउंड्री टच करती है। फिर कह निम्न में से किस स्थान पर सूरज की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती, तो पालनपुर। पालनपुर में कभी सूरज की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है, पालनपुर में। डूरंड लाइन के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती तो अफगानिस्तान है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती, तो अफगानिस्तान के साथ करती है। फिर चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। कह निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो मणिपुर से। मणिपुर से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती। मत देखो बांग्लादेश से कितने स्टेट टच करती, तो पहला नंबर वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा नंबर हो गया असम हो गया, असम हो गया, फिर बाद में मेघालय हो गया कुछ, मेघालय, फिर मेघालय हो गया, फिर बाद में त्रिपुरा हो गया, और फिर बाद में मिजोरम हो गया। ठीक है, त्रिपुरा। तो वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये सब करता है, टोटल 4 को करता है। कौन कौन, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर बाद में असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये टोटल कितना, 1 2 3, 3 के बाद 4 5, तो यानी बांग्लादेश से टोटल सीमा करता है 5 देश है, जो 5 राज्य जो सीमा टच करता है। फिर करता मैकमोहन, तो ये तो भारत और चीन के बीच में है।
कह रहा कौन सी अक्षांश रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती, तो 23.5 डिग्री 30 सेकेंड 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो भारत को रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। फिर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से राज्यों के उनके भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम में तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन आ जाएगा, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। तो पहले राजस्थान जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, दूसरा में महाराष्ट्र है, दूसरा में तो ऐसे MP है, ठीक है ना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र हो गया। फिर बाद में सबसे बड़ा तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक आ जाएगा। फिर करा निम्नलिखित में से कौन से शहर के कर्क रेखा के सबसे निकट है। कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो जबलपुर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थल है, कर्क रेखा के जबलपुर हो जाएगा। भारत का मुख्य भूमि विस्तार दक्षिण से उत्तर क्रम में दिखाना था। 8 डिग्री से 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है कौन, तो यहाँ पे सीमा साझा नहीं करता, बिहार नहीं करता, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम वेस्ट बंगाल, फिर बाद में सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर बाद में असम हो गया, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल चार स्टेट है जो भूटान से, टोटल कितना 4 स्टेट है जो भूटान से सीमा साझा करती है। तो असम करती है, अरुणाचल करती है और सिक्किम भी करती है। तो यहाँ पे बिहार नहीं टच करता है, तो बिहार इसका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर के गुजरात है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सही नहीं है, तो क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत की तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये गलत है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में तीसरा नहीं है, तीसरा कौन सी सही नहीं है, तो सही नहीं, गलत को चुनना है, ठीक है। तो तीसरा सही में पहला नंबर कौन है, पहला में राजस्थान है, फिर दूसरा में मध्य प्रदेश है, तीसरा में महाराष्ट्र है, तो क्षेत्रफल के में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल कर्नाटक का ये चौथा गलत है। क्षेत्रफल का राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश दूसरा, तो पहला में राजस्थान, दूसरा में मध्य प्रदेश और तीसरा में महाराष्ट्र है, ठीक है। कह निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय मानक से समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती, तो कहाँ से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। देखो यहाँ से आती है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में गुजरती है, फिर बाद में कुछ हिस्सा कहाँ पे जाती है, MP में जाती है, फिर बाद में छत्तीसगढ़ आती है, छत्तीस के बाद उड़ीसा में आती है, फिर बाद में आंध्र प्रदेश में आती है। तो टोटल कितने राज्य, 5 राज्यों से मानक यमुनोत्तर रेखा यानी 82.5 डिग्री गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है भारत की यमुनोत्तर रेखा। उड़ीसा से नहीं गुजरते लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में कौन रेखा के 2 बार काटती, तो मैं कर्क रेखा किस नदी को भारत में 2 बार काटती, तो माही नदी को काटती है 2 बार। भारत का कौन सा द्वीप है जो परवाल द्वीप है, तो परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप है जो भारत का परवाल द्वीप है, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। करण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ, तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा है, और कौन है, सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर सिक्किम और त्रिपुरा जो भारत के 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे सिक्किम है जो इधर चाइना से घिरा हुआ,
और इधर से नेपाल से और इधर से भूटान से, तो 3 तरफ से घिरा है सिक्किम, और इधर से त्रिपुरा है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा और सिक्किम। और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती, तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ती। इसमें गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी अधिक से गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, तो राजस्थान से भी होकर गुजरती है। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाली राजस्थान से गुजरती है। कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ था। असम घिरा हुआ है कितने, 7 केंद्र शासित राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, तो असम का देखते हैं पहला नंबर किससे घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, फिर बाद में ऊपर अरुणाचल प्रदेश से, फिर बाद में नागालैंड से घिरा हुआ है, फिर बाद में मणिपुर से घिरा हुआ है, फिर बाद में मिजोरम से घिरा हुआ है, फिर बाद में त्रिपुरा से, फिर बाद में मेघालय से घिरा हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो असम किससे, पहला नंबर वेस्ट बंगाल, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश, फिर बाद में नागालैंड, फिर बाद में मिजोरम हो गया, मिजोरम में मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मेघालय हो गया, मेघालय। तो वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय से टोटल 7 राज्यों से असम घिरा हुआ। ठीक है, कर भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। ठीक है, करण यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 14 डिग्री 30 सेकंड हो जाएगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 14 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। करें कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर का शिलांग स्थानीय समय क्या हो जाएगा, तो 10 डिग्री 38 मिनट हो जाएगा। 10 बजे तो इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक हमको नहीं पता। कह भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का अंतर होता है। कह निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करती है, टोटल कितने ज़िले से, 9 जिला से करती है, 9 स्टेट से करती है उत्तर प्रदेश। पहला नंबर किससे करती है, तो उत्तराखंड से टच करती है, फिर बाद में इधर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से टच करती है, कुछ हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश से टच करती है, ठीक है ना। फिर बाद में हरियाणा से टच करता है, हरियाणा के बाद राजस्थान से भी टच करता है, राजस्थान से भी टच करता है, राजस्थान के बाद एमपी से टच करता है, एमपी से टच करता है, एमपी के बाद किससे टच करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है, फिर बाद में झारखंड से टच करता है, फिर बाद में किससे करता है, बिहार, झारखंड से भी टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी झारखंड, फिर बिहार से टच करता है। तो टोटल कितने राज्य से, तो टोटल कितना हो गया, 5 या 3 8, टोटल 8 राज्यों से टच करता है यूपी का। उत्तराखंड हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इसका 8 स्टेट से उत्तर प्रदेश का बाउंड्री साझा करती है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल भारत की में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो गुजरात की है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 टोटल। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है।
सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ठीक है। कह रहा कौन सा शहर है जो दिल्ली के समीप उनका देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु है जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। कौन सा शहर है जो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप पर देशांतर पर स्थित है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किसके द्वारा भारत और श्रीलंका, तो पाक जल जलमैप के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम है जो भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो असम बांग्लादेश से है, भूटान से भी है, और किससे कह रहा है? असम है जो भूटान और बांग्लादेश, तो ये सही हो गया। असम है जो बांग्लादेश और भूटान की सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा साझा करती, तो पश्चिम बंगाल है जो भूटान और नेपाल से सीमा साझा करती, तो ये भी सही है। मिजोरम है जो बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा करती, तो मिजोरम है जो बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करती है, तो मिजोरम कहाँ पे? तो बांग्लादेश इधर हो गया, इधर म्यांमार, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1 2 3 सही है। असम भूटान और बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से, मिजोरम है जो बांग्लादेश और म्यांमार से टच करती है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो कोलकाता जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, कोलकाता। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82.5 डिग्री को परमाणिक मध्याह्न रेखा कहते हैं, 82.5 डिग्री को। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से। कह रहा कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर होती है? तो 3 समुद्री स्थलों का मिलन स्थल होती है कन्याकुमारी, जो 3 समुद्री के मिलन स्थल पर होती है, कन्याकुमारी इसका राइट है। 3 समुद्री स्थल पर मिलन होती है। कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों का क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो नेपाल, भूटान और किससे? चीन से मिलती है, सिक्किम इसका राइट आंसर है। 3 देश से सीमा साझा करती है सिक्किम। कह रहा है जब भारतीय मानक समय एवं उत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान पर अवस्थित इसका कितना हो जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाएगा। 6 बजे कितना हो जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट। भारत मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे। मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे के अंतर होता है मानक समय और ग्रीनविच में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा जार, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गमछा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, र से राजस्थान, मित्र पर गमछा जार। फिर बाद में आगे हो गया, अरे यार कौन से उत्तर पूर्वी राज्य 7 बानों में शामिल नहीं? पश्चिम बंगाल नहीं। भारत के कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिणतम में स्थित है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो सबसे दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण तो अध्यारोपित सीमा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा है, अध्यारोपित। करें यदि आप कोहिमा के कोट्याट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? तो असम से जो है तो टोटल कितना 7 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि आपको कोहिमा या कोटियाट्टम की यात्रा सड़क मार्ग करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? 7 राज्यों से। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और नीचे कूट की सहायता से सही चयन कीजिए। तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक कौन है? तो पहला नंबर राजस्थान हो जाएगा, दूसरा नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा नंबर पे कौन आ जाएगा? तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, और चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो पहला राजस्थान, फिर बाद में मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा।
करब के बाद कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है? तो अब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी में मिलती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है कन्याकुमारी में। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। करब भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाती कौन कौन? तो इधर से आ जाओ, ऊपर से आ गया जम्मू कश्मीर हो गया, फिर बाद में पंजाब हो गया, फिर बाद में राजस्थान हो गया, गुजरात। 4 स्टेट है जो, पहला जम्मू कश्मीर हो गया, फिर बाद में पंजाब हो गया, फिर बाद में राजस्थान हो गया, फिर बाद में गुजरात हो गया। ये 4 स्टेट भारत की है जो पाकिस्तान से सीमा करती है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। फिर कह रहा है कि किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो सबसे भारत की किस राज्य का समुद्र तट है जो सबसे लंबा है? तो गुजरात का तट है जो सबसे लंबा है। निम्न में से भारत कौन सा क्षेत्रफल का में सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाए गोवा है जो सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट है, तो ये भी सही है। रजहीरा संकरी की खाड़ी भारत की सुदूर पश्चिमी खाड़ी है, तो रजहीरा संकरी खाड़ी यानी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है, तो रजहीरा संकरी खाड़ी पश्चिमी छोर है, ये भी सही है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कॉलेज, ये भी सही है। और भारत का सुदूर पूर्वी बलांगू है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर सभी है। ठीक है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में इसका विभाजित किया गया। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का विभाजित किया गया। निम्न में से कौन सा स्थान है जो श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? तो धनुषकोडी जो श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है, धनुषकोडी। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि पश्चिमी से पूरब तक भारत का विस्तार कितना दूर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। 68 से कितना 97.25 मिनट। इनमें से कौन सा राज्य सूर्योदय से पहले? तो सूर्योदय से पहले कौन है? अरुणाचल प्रदेश। बोल कौन पढ़े? इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो इसका राइट आंसर सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। फोन है यार। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कम से कम 2 के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? 7। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? 7। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? तो नैनी से इसका लिया जाता है। भारत का मानक समय नैनी से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो पंजाब का भाग है जो राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का, लेकिन पंजाब के भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 9 डिग्री कावारत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, कावारत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, कावारत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है 9 डिग्री चैनल, कावारत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? तो उत्तर प्रदेश को छूता है नेपाल। उत्तर प्रदेश को छूता है नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? तो मदुरै। निम्नलिखित में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय पर होती है? तो मदुरै के तमिलनाडु में संध्या की लाली सबसे कम समय पर होती है, मदुरै के तमिलनाडु में।
कह रहा भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में, तो भारत ने अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार सबसे ज़्यादा कितना लगता है? बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद चीन से लगता है, उसके बाद पाकिस्तान से लगता है, उसके बाद नेपाल से लगता है। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल से सीमा साझा करता है। सबसे कम किससे? तो सबसे कम म्यांमार और अफगानिस्तान से, सबसे अधिक बांग्लादेश से, फिर उसके बाद चीन से, चीन के बाद पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाद नेपाल से। निम्न में से पड़ोसी देश भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ करती है? तो सबसे लंबी तो बांग्लादेश से हो जाएगा। सबसे लंबी कहेगा तो बांग्लादेश से, सबसे कम कहेगा तो म्यांमार और या अफगानिस्तान, दोनों में से कोई रहेगा। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां है। निम्नलिखित में से देशों में से भारत की छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती? तो सबसे छोटी म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान रहता था, अफगानिस्तान भी हो सकता था। भारत मानक से 82.82 डिग्री कहाँ से गुजरती? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.82 डिग्री। कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। भारत है जो विश्व का 5वां देश है। स्थलमंडल का कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए गए और समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है और इसका 82.82 डिग्री मानक समय। तो इसका राइट आंसर कौन कौन है? भारत का स्थलमंडल कुल क्षेत्रफल का 2.4 है, तो ये राइट है। और 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर ये मानक निर्धारण करता है। तो इसका 2 और 4 इसका राइट है। विश्व का ये 7वां बड़ा देश है, ठीक है। समूचा ये उष्ण कटिबंध में नहीं आता, समशीतोष्ण कटिबंध में आता है भारत। कह रहे निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? तो बैरन द्वीप है जो भारत की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुना अधिक है? तो कितनी गुना? तो इसका 2 गुना है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? दुगनी है। तटीय रेखा सीमा से दुगनी अधिक है स्थलीय सीमा, ठीक है। तटीय रेखा से दुगनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कौन सी भारतीय राज्य अधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से सबसे अधिक टच करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जो म्यांमार से अधिक बाउंड्री टच करती है, अरुणाचल प्रदेश। विश्व का क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत भाग है? तो 2.4% भाग है इंडिया का विश्व में, 2.4%। गुजरात से सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय कितने घंटे के अंतराल होता है? 2 घंटे के। गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर बलांग के समय से कितने घंटे अंतराल पर होगा? तो 2 घंटे के अंतराल पर होता है। पूर्वी और पश्चिमी में 2 घंटे के अंतराल। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा होता है? तो गुजरात का सबसे लंबा गुजरात का हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग मीटर, 32.8 लाख। भारत के देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री। भारत का देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर। देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है। पॉलिटी में भारत की राज्य व्यवस्था शासन है, इसका भारत के संवैधानिक विकास, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु 1773 से 1853 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है, 1773 से लेकर 1853 के बीच। और ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित होता है 1858 से 1947 तक। तो 1773 से 1853 के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन है। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 के बीच में। ब्रिटिश संसद ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। 1773 में पहुंचे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और उसकी सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उसकी सहायता से कितने 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया और जिनके कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? 5 वर्ष रखा गया। और इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसीसी क्लेबरिंग, मानसन और बाबरेल कौनसिंग सदस्य नियुक्त हुए। फ्रांसिंग
फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार मिला और यह प्रमुख मामलों की नीति में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीक्षण में रखा गया और इसी में 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कौन से एक्ट में? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे और कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार करने के लिए भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में राजनीतिक और व्यापारिक रूप से पृथक्करण किया गया। ठीक है, राजनीतिक और व्यापारीकरण को अलग किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और इस एक्ट में निदेशक मंडल कंपनी के व्यापारिक मामलों के अध्यक्षन की अनुमति दी गई और परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया था। नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था 1700 बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में और राजनीतिक व्यापार भी 1784 में। 1786 में कराई के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। तो अपनी कराई कि 1786 के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद का निर्णय को निरस्त करने या लागू करने का अधिकार दिया गया। 1786 के अधिनियम में निरस्त या लागू करने का अधिकार दिया गया था 1786 के अधिनियम में। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का शक्तियाँ भी प्रदान थी। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ किसके पास थी? तो गवर्नर जनरल के पास थी। फिर करे ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। दोनों अधिकार मिला था किसको? सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था। फिर बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट करा कि 1793 के चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष बढ़ा दिए गए। 1793 के चार्टर एक्ट के लिए कितने वर्ष? 20 वर्ष बढ़ाया गया। और 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च 1 लाख रुपये खर्च का बंद किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपये खर्च करने की कंपनी भारतीय व्यापार को एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार एक अधिकार बना रहा। चीन के साथ चाय का व्यापार और भारतीय व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर गया 1813 में समाप्त किया गया था, लेकिन चीन के साथ चाय और चाय के व्यापार उसका एक अधिकार बनने के लिए चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका बनने हुआ 1813 और 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस चार्टर एक्ट में 87 धारा के अनुसार कोई भारतीय केवल धर्म जन्म स्थान धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म जन्म स्थान वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। आर्टिकल 87 में 1833 के अधिनियम में कहा गया था और देश की शासन प्रणाली केंद्रीकरण किया गया था 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य का समाप्त कर दिया गया और उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल परिषद के कानूनी सदस्य में चौथा सदस्य को भी सम्मिलित किया। सर्वप्रथम मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। मैकालों के काल मैकाले। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया और इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए मानदंड अपनाकर भेदभाव समाप्त किया गया और 1853 के चार्टर अधिनियम में शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग किया गया। विधायी शक्तियों की कार्यपालिका शक्तियों से अलग किया गया था। किसके 1853 के चार्टर एक्ट में विधायी शक्तियों के कार्यपालिका शक्तियों से अलग किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट में। और विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना किया गया। विधि निर्माण हेतु के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना किया गया था। विधायी परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का नाम भी दिया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का भी आगे चलकर नाम दिया गया और सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए
सिविल सेवकों के लिए भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ 1853 के थे। इसमें 3 कार्य हुआ था। विधि के निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना और विधान परिषद की भी स्थापना हुआ था। और सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता 1853 के चार्टर अधिनियम में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था और जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1774 में, और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। फिर निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से, तो ये 1773 में, और इसका मुख्यालय गलत है तो केवल एक इसका सही हो जाएगा। आगे देखो अब बी इसका नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का 1784 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इंग्लिश मिशनरियों के भारत आने की अनुमति दी गई थी। किसमें? तब इंग्लिश 1813 में दिया गया था इंग्लिश मिशनरियों को। 1813 में गवर्नर जनरल की कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था 1833 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में। इंग्लिश मिशनरियों आया था 1813 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? तो इसमें से 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद के कारण, तो इसमें से सभी हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी 1823 के जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन के कारण 1823 में, और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद के बीच के कारण अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 में चीन और चाय को छोड़कर 1813 में बाकी सब व्यापार को समाप्त कर दिया गया था, और 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया। भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया था। भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया 1813 के चार्टर एंड एक्ट के तहत। फिर कि 1813 के चार्टर अधिनियम में इसने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार को अधिकार आचरण छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये सही है। इस कंपनी के अधिकार में लिए गए भारतीय राज्यों क्षेत्रों में ब्रिटिश क्राउन के संपूर्णतः सुदृढ़ किया, तो ये भी सही है। ठीक है। और भारत का राजस्व ब्रिटिश के संसद में नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश के समय थी, 1813 में नहीं हुई, 1858 में हुआ था। किस अधिनियम में भारतवासियों के अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम में भारतवासियों के अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने में संभव बनाया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम में। फिर है ब्रिटिश शासन अधिनियम पारित अधिनियम। तब ब्रिटिश शासन में 1858 में हुआ था और इसका ब्रिटिश अधीन किया गया था। गवर्नर जनरल को भारतीय वाइसराय कहा गया 1858 में, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत के राजस्व सचिव का पद भी 1858 में सृजन किया गया था, और इसमें उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य परिषद के भी गठन किया गया था 1858 में। और भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए शुरुआती, और इस अधिनियम के तहत बम्बई परिषद पुनः विधायी शक्तियाँ और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। इसी ने वाइसराय के आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया और अधिकतम 6 माह तक अवधि तक प्रभावित हो सकता था। भारतीय परिषद 1892 में क्या था? तो इसमें प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की अधिक संख्या बढ़ा दी, और केंद्रीय विधान परिषद ने सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार के 6 दिन पूर्व नोटिस प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कि 1892 में कौन कौन काम हुआ? तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय और विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई 1892 के दिन। केंद्रीय विधान परिषद ने वार्षिक बजट पर बहस करने के 1892 के अधिनियम पर सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। सरकार को से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने के अधिकार 1892 अधिनियम।
परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान के अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान के अधिकार नहीं था 1892 के अधिनियम में। और सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना गया इसी अधिनियम के विशेषता थे। निर्वाचन पद्धति का आरंभ जो सीमित अर्थों में था। फिर आया 1909 के पार्लियामेंट इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम को भारतीयों की विधि के निर्माण प्रशासन प्रतिनिधित्व प्रदान किया और इसके तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल हुए। वायसराय कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल कब हुए थे? 1909 के अधिनियम 1909 के अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया था। परिषद के बजट और लोकहित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने तथा पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया था। पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया था किसमें? 1909 में। इसमें पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार का अधिनियम कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। सांप्रदायिकता आधार का निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल यूरोपियों के लिए लागू भी कर दिया गया था। और इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की। द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में। और इस अधिनियम के द्वारा विषयों के केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। केंद्र और प्रांतों में बांटा गया था और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के अधिनियम। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल में समस्त भारत के लिए कानूनी द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के कानून बना सकते थे 1919 के अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। प्रांतों में द्वैध शासन 1919। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 प्रांतीय विषयों के दो भागों में आरक्षित करके हस्तांतरित बांटों में गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था 1919 में। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था और इसमें प्रांतीय विषयों के दो भागों में बांटा था, आरक्षित और हस्तांतरित में। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का प्रणाली भी शुरू किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। फिर एक आयोग के गठन किया और 10 वर्ष इस अधिनियम की समीक्षा के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की 1935 में, जिसमें भारत शासन अधिनियम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई 1935 में। संघात्मक सरकार 1935 में। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत 1919 में, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त हुआ 1935 में समाप्त हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में, प्रांत में कहा जाता 1919 है, केंद्र में कहा जाता 1935 में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुआ। भारत में मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए भारतीय आरबीआई की स्थापना किया गया था 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए दलित जाति महासभाएं सम्मिलित किए गए और इसी अधिनियम के 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना और इसी अधिनियम बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था 1937 में। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण हुआ था। सिंध और उड़ीसा का भी नहीं। इसके तहत कुछ सदनात्मक व्यवस्था भी हुई थी। फिर आया था भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 जो संप्रभु राष्ट्र घोषित करके इसने वायसराय को डोमिनियन राज्यों के गवर्नर पद से सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश आए भारत का सम्राट शब्द का समाप्त कर दिया गया था। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करें। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने थे। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल कितने सदस्य होते थे? 7 हो गई थी। तो ये गलत है, 7 नहीं थी। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और 6 से अधिक थी, 12 कर दी गई थी। विधि निर्माण के लिए 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। ये तो सही है। फिर बाद में प्रांतीय और केंद्रीय विषयों के किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों सही है। ये 1861 में कहा था कि विधि निर्माण के लिए 6 से अधिक 12 कर दिया गया और प्रांतीय और केंद्रीय के विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखे। दोनों के दोनों सही है, 2 और 3। फिर करें कि भारतीय परिषद अधिनियम 1899 कथनों में कौन सही है? तो इसमें 20 जून 24 अगर पूरक प्रश्न थे, इसमें से सभी सही हैं। देखो
1892 में कहा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 20 जून 1892 में, 3 फरवरी 1893 में लागू हुआ था, ये कथन सही नहीं। फिर करा इस अधिनियम में विधायी कार्यों के लिए न्यूनतम 10 था, अधिकतम 16 कर दिया गया था। इस गवर्नर जनरल पर्सन विधायी कार्यों के लिए न्यूनतम कितना था, 10 था और अधिकतम 16 कर दिया गया था विधायी कार्यों में। फिर तत्संबंध विनियोग करा कि 6 गैर सरकारी थे, 10 गैर व्यवस्था कर गई उल्लेखनीय ये क्या था शामिल, इस प्रकार के कथन सही नहीं है, तो ये भी गलत है। ये तो 6 वर्ष पूर्व अब आ गया वो। करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने के, तो बजट पर 92। फिर करा निम्नलिखित में से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 के मार्लो मिंटो अधिनियम के द्वारा। 1909 में पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से संबंधित था। फिर कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा। संघीय न्यायालय 1935, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन आया था 1935 के अधिनियम से, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के। कह रहा किस अधिनियम केंद्र में द्वैध शासन के, तो 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र में, प्रांत में कहेगा तो 1919। 1919 के भारत शासन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विशेषता है, तो इसका प्रमुख कह रहा है कि प्रांत में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, ये गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये 1919 में किया गया था, ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। प्रांत में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन 1919 में, कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था 1919 में, और मुसलमानों के लिए इसमें 1909 में। केंद्र में द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियाँ का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियाँ का हस्तांतरित किया गया था 1919 में। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था 1919 में, और कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। 2 पॉइंट है, विधायी शक्तियों के हस्तांतरण और कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में। करा कि भारतीय इतिहास के समय द्वैध शासन का सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करते, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों के 2 प्रवर्गों में विभाजन। ऑप्शन प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। डायरकी, प्रांतों में डायरकी 1919, जो भारत प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों के 2 प्रवर्गों में विभाजन। फिर है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत में बांटे गए थे, तो इसमें न्याय प्रशासन ये हो जाएगा। फिर हो गया भू राजस्व और पुलिस। 1919 में आरक्षित और संरक्षित, ट्रांसफर्ड, अंतरित विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। तो आरक्षित विषय में माने गए थे कौन कौन था, आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन था, भू राजस्व था, पुलिस। आरक्षित में कौन कौन था, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस था आरक्षित में। देखो आरक्षित और अंतरित में विभक्त किया गया था 1919 में। हस्तांतरण भी 1919 में किया गया था। आरक्षित विषयों में न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया था, जबकि हस्तांतरण में स्थानीय स्वशासन को रखा गया, शिक्षा को रखा गया, स्वास्थ्य को रखा गया, तो कृषि को। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि है जो हस्तांतरित था यानी ट्रांसफर्ड था, और आरक्षित था कौन कौन, तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस। न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस था जो क्या था, तो ये आरक्षित था। न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस आरक्षित था, और हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और नगर स्थानीय स्वशासन। करा कि विधान पालिका के प्रथम द्विसदनीय बनाया गया था, तो 1919 को विधान पालिका को प्रथम द्विसदनीय बनाया गया था। विधान पालिका को, भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय, विधान पालिका को प्रथम द्विसदनीय बनाया 1919। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय, तो 1919 है जो द्विसदनीय विधायिका बनाया 1919। अब फिर कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 21 वर्ष के आयु अधिक आयु और महिलाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था, तो केवल 2 सही, ठीक है। और 19वें विधानमंडल महिलाओं के राज्य में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संशोधन में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के मताधिकार का संशोधित किया गया, तो 1919 के अधिनियम में 21 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए वोटिंग था।
फिर कह रहा है कि भारतीय सिविल से संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत में सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी 1919 में। और भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों के प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। 1941 में भारतीयों की प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था 41 में। 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये दोनों सही है। फिर करा केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1963 में किसके तहत हुआ था, ए और सी 1926 और 1945। निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, तो 1926 और 1945। इसका राइट आंसर 1926 और केंद्रीय 1926 1945 केंद्रीय विधानसभा चुनाव पर भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। 1926 और 1945 में जो 1919 के तहत भारत में चुनाव हुआ था। 1926 1945 में जो चुनाव हुआ था किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत। फिर कर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था, तो 1945 में होता है। एक पहली बार 1926 में हुआ था, अंतिम बार 1945 में विधायिका का निर्वाचन हुआ था जो किसके अंतर्गत 1919 के अंतर्गत था। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसके से दिया गया था, तो 1935 में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति को प्रेरित किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। कराए कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, तो 1935 में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था 1935 में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था 1935 में। करा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया और शक्तियों के विभाजन में किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो भारत सरकार केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन में किस में उल्लेखित किया गया है 1935 में। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन 1935, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन 1935। करा कि निम्न में से भारत सरकार का अधिनियम 1935 में, तो इसका राइट आंसर है अविशिष्ट विषय प्रांतीय विधायक को आवंटित किए गए थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अधिनियम अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम अखिल भारतीय महासंघ 1935। प्रांतीय स्वतायिता के सूत्रपात का संकेत था, प्रांतीय स्वतायिता कहेगा तो प्रांतीय स्वतायिता का सूत्रपात प्रांतीय को का क्या स्वतंत्र कर दिया गया था 1935 में। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया 1935 में। 1935 में 3 पॉइंट अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था और प्रांत स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 में। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम के तहत। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1935 के अधिनियम। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के भारतीय संघीय शासन थी, भी 1935 के तहत संघीय शासन। 1935 अधिनियम संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ यानी अवशिष्ट शक्तियाँ दिया गया था गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली थी भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत शासन अधिनियम के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत का संघ, भारत का संघ 1935 के तहत। करण निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं, देश के लिखित संविधान नहीं थे। 1935 में विधानमंडल निर्वाही जवाबदेही प्रतिनिधित्व, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल सरकारी सदस्यों को संवाचित किया जाना, तो इसमें हो जाएगा देश के लिखित संविधान इसमें नहीं था, ठीक है ना 1935 में। फिर कह रहा है 1935 के गवर्नर जनरल एक्ट इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को, तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया था।
नेहरू खिंची दयाल करा कि भारत के लिए संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में। संविधान का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में किया था। स्वराज पार्टी 1934 में संविधान की सबसे पहली। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय ने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व एम.एन. राय 1934 में किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के तहत। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। ठीक है। करेगी संविधान में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य। तो ये गलत है। क्रिप्स मिशन में कहा गया था नए संविधान को स्वीकार करने और जो प्रांतीय तैयार नहीं होगा, जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थितियों के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन संविधान निर्मात्री ये आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की जनसंख्या के अनुपात में थी, तो 10 लाख। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि का नियुक्त किया गया था संविधान निर्मात्री के लिए। 10 लाख पर एक। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तब विलियम वुड था जो पैथिक लॉ सेटफोर्ड किप्स और अलेक्जेंडर था। विलियम वुड्स ने था। भारतीय संविधान का गठन किया गया था तो क्रिप्स मिशन योजना के तहत 1942 के अंतर्गत। ठीक है ना, 1942 क्रिप्स मिशन के तहत। अरे यार, कैबिनेट भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है ना, इसका कैबिनेट मिशन के तहत 1946 भारतीय प्रतिनिधि निर्माण 1946 के अंदर 1946 में अंतरिम सरकार 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के उप सभापति थे तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। करण निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम नहीं था तो कौन? एस राधाकृष्णन नहीं था। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन 24 अगस्त 1946 के आधार पर घोषणा किया था और नव निर्वाचित संविधान 2 सितंबर 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन। इसमें सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री था। शिक्षा मंत्री सी राजागोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री था और जगजीवन राम था जो श्रम मंत्री, जबकि एस राधाकृष्णन इसमें अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। सी राजागोपालाचारी खाद्य मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र, जगजीवन राम श्रम मंत्री। भारत प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी तो 24 अगस्त 1946 में। 24 अगस्त 1946 में।